गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से एक बार मैं अपने लेक्चर के साथ डॉक्टर रजनी सिंह, HPS कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, मधेपुर, मधुबनी से। जो कल तक मेरा लेक्चर था वो मैंने ख़त्म किया था आपका कॉम्ट का हायरार्की का एंड किया था। आई थिंक हाँ, मैंने हायरार्की को जो हायरार्की ऑफ साइंसेस, ठीक है, विज्ञानों का वर्गीकरण पर लेक्चर को अपने एंड किया था और ये बताया था कि जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा वो क्या होगा, वो कॉम्ट का ही होगा। कॉम्ट का जो समाज का पुनर्निर्माण की बात जो कॉम्ट ने की थी उस पर हम चर्चा करेंगे। जब हमने कॉम्ट को स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि प्रत्येक जो विचारक होता है उसका वो क्यों सोचता है, क्योंकि वहाँ के आसपास की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसी से प्रभावित होकर के वो किसी भी तरीके की कोई चीज़ सोचता है। तो हमने कॉम्ट का पॉजिटिविज्म पढ़ा, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस पढ़ा, हायरार्की ऑफ साइंसेस पढ़ा और ये जो है मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा अगस्त कॉम्ट का समाज का पुनर्निर्माण। तो जब भी जो भी सिद्धांत बनते हैं या कोई भी सिद्धांत बनाता है या हम लोग भी कोई अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ भी काम करते हैं तो उसके पीछे हम लोगों का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम लोग उसी अनुसार सोचते हैं। तो जो उनका पुनर्निर्माण का सिद्धांत था, इसको उन्होंने जो है देने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि उस समय जो फ्रांस की जो परिस्थिति थी, जो दशाएं थी, वो कैसी थी। तो उसकी हम सामाजिक दशा पे चर्चा करेंगे, आर्थिक दशा और उसकी जो राजनीतिक दशा। क्योंकि पुनर्निर्माण जो समाज का उन्होंने पुनर्निर्माण किया था, उस निर्माण के लिए जो उनकी 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें ये थी कि अगर हम किसी भी सामाजिक निर्माण की बात करें तो उसमें हम 2 चीज़ों पे चर्चा करेंगे। एक तो वो कौन सी दशा थी जो समाज निर्माण करने के लिए आवश्यकता थी और वो कौन से तरीके थे जिससे समाज निर्माण अगस्त कॉम्ट करना चाहते थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट कि वो कौन सी दशाएं थी। तो किसी भी समाज की जो स्थिति होती है वो हम 2-3 जो हमारे पक्ष होते हैं उस पर देखते हैं। जैसे उसका जो सामाजिक पक्ष है उस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं, जो उसका आर्थिक पक्ष होता है और जो राजनीतिक पक्ष होता है। तो हम सामाजिक दशाओं की सोचेंगे कि कैसी थी फ्रांस की, आर्थिक दशाएं कैसी थी उसकी और राजनीतिक दशा कैसी थी। तो अगर हम सामाजिक दशा की बात करें तो 18वीं सेंचुरी का जो समय था और या उसके थोड़ा सा उसके पहले और 18 सेंट का जो समय था, उस समय जो बौद्धिक का स्तर था वो क्या था, बहुत कम था। चूँकि मैंने चर्चा की थी पहले भी कि बिल्कुल कम था। तो इसके कारण से लोग ज़्यादातर जो है ईश्वर पर विश्वास रखते थे। इसके अलावा जो लोग थे धीरे धीरे फिर पादरी और चर्चों का जब वर्चस्व बढ़ा तो उन पे, जमींदारों पे, सामंतों पर, इन लोगों को वो समझते थे कि ईश्वर ने उनको दिया है हमारे तो जो ये लोग कहते हैं इनकी बात मानना है क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए उनको भेजा गया है, ऐसा वो मानते थे। तो जो सामाजिक दशा में क्या थी कि जो उच्च वर्ग था वो अपनी जो पावर थी, अपनी जो शक्ति थी, जो थी उसका दुरुपयोग करना शुरू कर चुका था, जिससे सामाजिक दशा अच्छी नहीं थी। जो उच्च वर्ग था वो निम्न वर्गों को कष्ट दे रहा था, उनका शोषण कर रहा था और इससे जो समाज के उनका जो निम्न वर्ग था, जो निचला वर्ग था, वो बहुत ही त्रस्त था और परेशान था। साथ ही जो आर्थिक दशा की अगर हम चर्चा करें तो चूँकि हमको 18वीं सेंचुरी में जो है के आसपास जो है फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हो रही थी, तो उसके कारण भी जो हमारी दशाएं थी वो अच्छी नहीं थी। जो उच्च वर्ग था वो अपने धन के अंतर्गत विलासिता जैसे जीवन को व्यतीत कर रहा था, जो कहीं ना कहीं आर्थिक दशा में उसको कमज़ोर कर रहा था। और राजनीतिक दशा की चर्चा करें तो चूँकि जो पादरी थे, अब एक तरफ फ्रांस की क्रांति हो रही थी, दूसरी तरफ इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति हो रही थी, बहुत सारे उद्योगों का आविष्कार हो रहा था, जिसके कारण जो है जो पावर जो ये जो सामंतवादी या जो आपके जो पादरी थे उनके पास जो पावर था, जो राजा थे उनके पास जो पावर था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने की स्थिति पे था, क्योंकि इतने सारे आविष्कारों, इतनी सारी क्रांतियों ने अब वो उनकी जो वर्चस्व थी उसको कमज़ोर कर रहे थे, उनकी कड़ी को कमज़ोर कर रहे थे। तो राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से वो जो समय था वो कैसा था,
बहुत ही तीनों ही दशाएं खराब थी, जिसके कारण से कि उच्च वर्ग का वर्चस्व, उसका पावर, उसकी जो उसके राजनीतिक व्यवहार थे, उन सब में भी क्या हो रहा था, गिरावट दिन प्रतिदिन होता नज़र आ रहा था। और इसके साथ ही जो है फ्रांस का जो में अत्यधिक कह सकते हैं कि असमानता और भ्रष्टाचार, उच्च वर्गों का जो है शोषण की जो नीति थी उनकी, उसमें अत्यधिक वृद्धि, और साथ ही इंग्लैंड की क्रांति, और साथ ही इंग्लैंड में होने वाला वैज्ञानिक क्रांति तथा फ्रांस की क्रांति, ये जो सारी परिस्थितियां थी वो कहीं ना कहीं जो है ये समाज की जो व्यवस्था थी उसको भंग कर रही थी। समाज की जो व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई थी। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे मेंटेन किया जाए, उसको कैसे बनाया जाए। तो समाज में संतुलन स्थापित करने के लिए कॉम्ट को लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा नियम ले आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे विचारों को रखना होगा जिसके द्वारा हम फिर से समाज में एक प्रकार का कि संतुलन की स्थिति को उत्पन्न कर सकें। और इसलिए उन्होंने समाज का पुनर्निर्माण की चर्चा की, और साथ ही वो जो है इसके लिए वो ये कहते थे कि जो बौद्धिक और नैतिक, दो शब्दों का प्रयोग करते थे। उनके अनुसार जो बौद्धिकता है और जो नैतिकता है उसके द्वारा ही हम जो है समाज का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर पुनर्निर्माण को हम देखें तो पुनर्निर्माण ही वो परिस्थिति थी जिसके कारण उस समय का जो टाइम पीरियड था, बहुत सारे सामाजिक विचारक जो हैं हमारे सामने आए, और कॉम्ट भी उनमें से एक थे। और कॉम्ट ने जो हमारा पॉजिटिव फिलॉसफी का पॉजिटिविज़म का जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था, उसके द्वारा उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि बौद्धिक, जो बार बार बौद्धिक शब्द का प्रयोग करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्षवाद से ही कोरिलेटेड है, क्योंकि वो बोलते थे कि हमको तर्क, हमको वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता है, और वही वैज्ञानिक ज्ञान जो है समाज में फिर से एक संतुलन की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए समाज की जो में उन्होंने पुनर्निर्माण की चर्चा की, और इस पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने जो दशाएं थीं वो उपयुक्त थी, क्योंकि सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा बहुत ही खराब हो चुकी थी। और इस पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने जो दो चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण बात बताया था कि बौद्धिक विकास और नैतिक विकास, इन्हीं दोनों के कारण हम इन्हीं दोनों का प्रयोग करके ही हम समाज का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो उन्होंने पुनर्निर्माण के लिए अब हम जो सेकंड ये था मेरा कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थी, वो कौन सी दशाएं थी जो पुनर्निर्माण के लिए ज़रूरत थी। तो पुनर्निर्माण के लिए क्या ज़रूरत था, वहाँ की सामाजिक दशाएं थीं कि समाज का पुनर्निर्माण करना आवश्यक हो गया था। अब पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, तो उन्होंने क्या बोला था कि बौद्धिक ज्ञान और मानवतावाद दोनों के कारण ही, दोनों के आधार पर ही या नैतिकता कह सकते हैं कि आधार के द्वारा ही या उसके के विकास द्वारा ही समाज का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने 3 अलग अलग जो है बातें कही। पहला बोला कि ज्ञान, दूसरा बोला क्रिया, और तीसरा बोला अनुभूति। क्या हुआ, ज्ञान, क्रिया, अनुभूति। ज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज, और क्रिया मतलब एक्शन, और अनुभूति मतलब फीलिंग। अगर ज्ञान की बात करें, नॉलेज, जिसको वो बौद्धिक विकास कहते हैं, तो हमारा बौद्धिक विकास मतलब फिर जो है हम लोग एक दूसरे से जो इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट कहते हैं ना, आपस में तर्क करते हैं कि ये सही है, ऐसा सही है, इसलिए सही है, ये गलत है तो क्यों गलत है, इसका क्या रीज़न है, उसके लिए एक वैज्ञानिक जो है हम लोग कह सकते हैं ना कि वैज्ञानिक तर्क देना, सीधा सा बात है, वैज्ञानिक तर्क देना। तो उन्होंने जो ज्ञान की बात कही, वो बोला कि जो बौद्धिक ज्ञान है उसका विकास, वो भी कैसे, वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान का विकास करने की वो बात करते थे कि हमारा जो
सोचना है उसका हर एक घटना के लिए हम लोग एक वैज्ञानिक तर्क दें। ऐसा नहीं है कि रात इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान चाह रहे हैं, ऐसा नहीं, रात क्यों हो रहा है उसका हम लोग लॉजिकल तर्क दें। ठीक उसी तरीके से जो समाज में जो सामाजिक घटनाएं हो रही हैं उसका भी हम लोग एक लॉजिक तर्क दें, एक वैज्ञानिक रूप के अनुसार उसका तर्क देना शुरू करें, उसमें विकास करें। ठीक, दूसरा उन्होंने कहा था कि भौतिक शक्ति या क्रिया कहा था। तो क्रिया मतलब होता है, वो एक वर्ब में पढ़ते हैं ना, क्रिया, काम को करना, क्रिया एक्शन, या एक्शन की बात करता है, मतलब क्रिया मतलब आप कुछ ना कुछ करें। अब क्या करें आगे मैं बताऊंगी, कि मतलब आगे बताऊंगी। और तीसरा अनुभूति। अनुभूति का मतलब क्या होता है? अनुभूति का मतलब अनुभव करना, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी जो फीलिंग्स क्या हैं, इसकी वो बातें करते हैं। अगर हम इन तीन बातों का मतलब, ज्ञान मतलब इंटेलेक्चुअल फोर्स की बात करते हैं, बौद्धिक शक्ति, क्रिया मतलब वो बात करते हैं भौतिक शक्ति की, और अनुभूति मतलब वो नैतिक शक्ति की बात करते हैं। तो किन तीन शक्तियों की बात करते हैं? कहते हैं कि इन तीन शक्तियों के द्वारा समाज का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। पहली शक्ति क्या हो गई? इंटेलेक्चुअल फोर्स, जिसको बौद्धिक क्षमता कहते हैं। दूसरा हो गया हमारा भौतिक शक्ति, जिसको मटेरियल, भौतिक मतलब होता है मटेरियल फोर्स कहते हैं। ठीक है। तीसरा होता है आपका नैतिक शक्ति, मतलब मोरल, जो मोरालिटी है हमारी, ठीक है, उसकी वो कहीं ना कहीं उसका जो वो पावर है उसकी वो बातें करते हैं। और इन तीन के द्वारा बौद्धिक शक्ति, भौतिक शक्ति और नैतिक शक्ति, फिर से याद कर लीजिए कौन कौन सी तीन से शक्ति की बात करते थे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। भौतिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, भौतिक शक्ति और नैतिक शक्ति। बौद्धिक शक्ति के साथ हम अपना दिमाग का विकास करें, हर चीज़ में वैज्ञानिक विकास करें, हर चीज़ में वैज्ञानिक तर्क दें। उन तर्कों के आधार पे हम इतना परिश्रम करें कि जो भौतिक सामान है जिनकी हमको आवश्यकता है उसका अधिक से अधिक हम उसमें विकास करें, ताकि हम अपने उद्योगों को बढ़ा सकें, हम अपनी आवश्यकताओं को फुलफ़िल कर सकें और मेहनत करें। और मेहनत करने के बाद तीसरा बोलते हैं वो नैतिकता बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर नैतिकता नहीं रहेगी तो समाज का में जो है बिल्कुल अव्यवस्था हमेशा बनी रहेगी। हमारे पास कितना भी सामान हो, हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन अगर हम नैतिकता अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम जो है जीवन यापन करना हमारा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है और हमारे पास बहुत संसाधन भी हैं। अगर अपनी ही बात करें तो हमारे घर में मान लीजिए कि भरपूर पैसा है, पैसे की एकदम अथाह हमारे पास पैसा है, अथाह हम पावरफुल भी हैं राजनीतिक दृष्टि से, हमारे पास ज्ञान भी अथाह है, फिर भी हम समाज में तब तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास नैतिकता जैसी चीज़ें ना हो। और तो इसलिए एक समाज को चलाने के लिए नैतिकता क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये बात बच्चों, इसीलिए कहा गया ना बच्चों कि घर पे भी अब क्या कहते हैं कि बड़ों का जो है, जब तक हम लोग बड़ों का आदर करो, टीचर्स का आदर करो, दोस्तों के साथ अच्छा बिहेवियर रखो, अच्छी आदतें सीखो, यही सब आदतें मोरल, इन्हीं सबको हम मोरल कहते हैं। आपने पैसा कमाया, कोई गरीब है, किसी को आवश्यकता है तो आपने उसको 2 रुपया दे दिया, तो ये नैतिकता है। तो कहने का मतलब है कि जो कि ख़त्म हो रही थी उस समाज में भी, बताया था ना कि तीसरे में क्या था कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण कर रहा था। ठीक, शोषण करते 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 एक दिन तो ऐसा होगा ना कि जो निम्न वर्ग होगा गुस्सा करेगा और मारेगा, तो आपका भी गया। तो ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इसलिए कॉम्ट ने कहा कि न केवल बौद्धिक विकास बल्कि नैतिक विकास भी उतना ही जरूरी है अगर समाज में हमको एक संतुलन स्थापित करना है तो। और इसीलिए उन्होंने 3 जो है समाज के पुनर्निर्माण में, या यूँ कहें कि समाज को फिर से संतुलित करने के लिए जो है ये ज़रूरी हो गया था कि हम बौद्धिक विकास भी करें अपना, भौतिक विकास भी करें अपना और नैतिक विकास भी करें। क्योंकि इन तीनों के ही द्वारा जो है समाज में एक अच्छा जो है कह सकते हैं कि एक अच्छा वातावरण हम रख सकते हैं। और ज़रूरी भी है एक अच्छा वातावरण रहना, क्योंकि समाज के विकास के लिए ये बहुत ही ज़रूरी बात है। ठीक है। तो ये जो पूरा लेक्चर मैंने आज दिया वो
अगर शॉर्ट में ये कहें, एकदम पिन पॉइंट लाइन में कहें, तो पिन पॉइंट लाइन की बात करें तो क्या था कि कॉम्ट उस समय के विचारक, उस समय इन्होंने इस विचार को दिया जिस समय फ्रांस की स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी और खराब के चरम सीमा पे थी। क्योंकि जब भी एक बात और बहुत ज़रूरी ध्यान रखिएगा कि जब भी कुछ बदलाव होता है तो जो समाज में व्याप्त होता है उसकी जो नकारात्मक चीज़ें जब अपने चरम सीमा पे होती हैं उसके बाद तुरंत उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया आता ही है। तो ठीक उसी तरीके से फ्रांस की जो कंडीशन थी उस समय, जो उस समय माहौल था वो ख़राब था। फ्रांस की क्रांति स्टार्ट थी, उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्गों का शोषण का एकदम चरम सीमा पे था। और साथ ही उद्योगों का विकास ने क्या किया था कि जहाँ एक और कृषि की प्रधानता थी वो अब क्या हो गई, उद्योगों ने ले ली थी। अब जहाँ लोग लेबर्स की तरह जो है खेतों में काम किया करते थे, अब वो मशीनों के द्वारा उद्योग धंधों में लग गए थे। तो ये इतने सारे बदलाव थे, ऊपर से वैज्ञानिक आविष्कार ने लोगों की मानसिकता को भी बदल दिया था। जो निम्न वर्ग था वो समझ गया था कि ये लोग जो है हमको कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो वो लोग भी अपनी चीज़ों के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो पूरी स्थिति खराब थी और इस स्थिति को, खराबी को सुधार करने के लिए, सुधार मतलब होता है कि पुनर्निर्माण करने के लिए जो है कॉम्ट ने क्या किया, एक अपना सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत दिया और जिसने बोला कि अपने बौद्धिक विकास करिए, भौतिक विकास के द्वारा और नैतिक विकास के द्वारा हम समाज का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि बुद्धि के द्वारा, वैज्ञानिक तर्कों के द्वारा हम जितनी भी जो हमारी गलतफहमियां थी, जो रूढ़िवादिता थी, उसको ख़त्म करके हम एक तर्क वैज्ञानिक जो है विकास करके किसी भी घटना का निष्कर्ष देंगे। साथ ही हम मेहनत करके और अपनी जो भौतिक शक्ति है, जो सामान है, हमारा फिजिकल थिंग है, जो हमारे डे बाय डे लाइफ में यूज़फुल होता है, उसका हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, नैतिकता के द्वारा हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। क्योंकि अब हमने उत्पादन हमने कर लिया, हमने भी रख लिया, तो ऐसा नहीं है, हमने उसका बढ़िया से नैतिकता के रूप में, नैतिक अपनी शक्ति का प्रयोग करके, नैतिकता का प्रयोग करके हम समाज में एक शांति, एक संतुलन स्थापित कर सकते हैं। यही बात कॉम्ट जो है अपने पुनर्निर्माण में कह रहे थे। तो आई थिंक कि बच्चों तुमको समझ में आया होगा और ई कंटेंट ऑलरेडी आपके उसमें पड़े रहते हैं। HPS साइट के वेबसाइट पे मैं हर लेक्चर में एक बार बताती हूँ कि शायद कोई एक भी लेक्चर अगर ये सुने मेरा, तो उसमें उसको समझ में आए कि हमारे वेबसाइट पर लेक्चर्स पड़े हुए हैं और जो उनको आप ई कंटेंट्स हैं उनको आप देखिए। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हर एक ई कंटेंट का एक वीडियो लेक्चर ज़रूर हो। बेसिकली मेरे सब्जेक्ट में तो हो ही, और समाज शास्त्र में आपको कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए हम जो है लगातार प्रयासरत हैं। लॉकडाउन बढ़ रहा है तो आप इस बात का ख्याल करते हुए अपना ध्यान पूरा पढ़ाई पे लगाएं और ई कंटेंट को पढ़ें और साथ ही वीडियो को देखें। इसकी जो कमियां हो वो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।